गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास 8 आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। मैंने आपको वीडियो पार्ट 1 में सिलेबस में आप लोग को बता चुकी थी, लेकिन एक बार फिर मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए, आपका चैप्टर नंबर 1 to 6 आ रहा है, लेकिन चैप्टर 1 मैंने सिर्फ आप लोग को रीडिंग करवाई है। इसकी कोई एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को नहीं करने हैं। चैप्टर 2 मैं आप लोग को पार्ट 1 में करा चुकी हूँ। आज मैं आप लोग को चैप्टर 3 पार्ट 2 में कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ चैप्टर 3 ओपन कर लें। चैप्टर 3 आप लोग का यहाँ पर डाल दीजिए वीडियो का। हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं, तो आप लोग सभी देखिए मेरे साथ चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज जो है वो आप लोग को होमवर्क में करनी होंगी। क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोग को सॉल्व करा दूँगी, तो सभी बच्चे मेरे साथ इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। चलिए देखिए, सभी बच्चे मेरे साथ अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें और चैप्टर पढ़ना शुरू करें। हाई स्कूल में मूर्ख नहीं माना जाता था। शिक्षकों के प्रति प्रेम भावना सदैव प्रकट करता रहा। हर साल माता पिता के विद्यार्थियों की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में प्रेम पत्र भेजे जाते। उनमें कभी मेरी पढ़ाई या चाल चलन की कोई शिकायत नहीं की गई। ये किसके ऊपर चैप्टर है? ये गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है। हाई स्कूल में वो मूर्ख नहीं माने जाते थे। हर साल मतलब स्कूल से बच्चों के जो है प्रमाण पत्र उनके पेरेंट्स को भेजे जाते थे। उनके चाल चलन के बारे में बताया जाता था, जिसमें कभी उनके पेरेंट्स को शिकायत नहीं पहुंची थी। दूसरे दर्जे के बाद तो इनाम भी पाए, और 5वें तथा छठे दर्जे में तो क्रमशः 4 रुपये और 15 रुपये मासिक छात्रवृत्तियों भी मिली थी उनको। दूसरे दर्जे मतलब सेकंड क्लास के बाद गिफ्ट भी मिले थे, और पाँचवीं के बाद पैसे भी मिले, जो 4 रुपये और 15 रुपये थे। ठीक है, ये छात्रवृत्तियों सब लड़कों के लिए नहीं थी, और उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक होती थी। अपनी तरह से तो मुझे ये याद आता है कि मैं स्वयं को बहुत योग्य नहीं समझता था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती ही मुझे आश्चर्य होता था, परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे ख्याल रहता। सदाचार में यदि चूक होता तो मुझे रोना आ जाता। यदि मुझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता जिसके लिए शिक्षकों को उल्लाहन देना पड़ता, अथवा उनका ऐसा विचार भी हो जाए, तो मेरे लिए ये असहनीय हो जाता है। मुझे याद है कि एक बार मैं पिटा था। मुझे इस बात पर दुख ना हुआ कि मैं पिटा, किंतु इस बात का दुख हुआ कि मैं दंड का पात्र समझा गया। देखिए, उनको क्या था, वो अपनी क्लास में अच्छे थे, जिसकी वजह से उनको गिफ्ट्स वगैरह मिला करते थे, पैसे भी मिलते थे, और वो अपनी तरफ से ये कोशिश किया करते थे कि उनसे कभी कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, एक बार क्या हुआ था, एक बार वो अपनी क्लास में पिटे भी थे। उनको पिटने का कोई भी दुख नहीं था। उनको दुख सिर्फ किस चीज़ का था कि उनको दंडे माना गया था, मतलब उनको दोषी समझा गया था। मैं फूट कर रोया। ये घटना पहली अथवा दूसरी कक्षा की है। मतलब ये कब की है जब वो पिटे थे? ये फर्स्ट या सेकंड क्लास की है। ठीक है, और पिटने के बाद वो बहुत रोए थे। उस समय सरोबजी एदलजी गीमी हेडमास्टर थे। कौन? सरोबजी एदलजी गीमी हेडमास्टर थे वहाँ के। वह अनुशासन प्रिय थे। अनुशासन के नियमों का पालन करवाते, विधिपूर्वक काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम, क्रिकेट आदि अनिवार्य कर दिए थे। देखिए, वो क्या थे? अनुशासन प्रिय थे। वो अब जो है हर काम को, पढ़ाई को, सबको रूल्स वाइज कराते थे, और बड़ी क्लासेस के लिए उन्होंने जो है व्यायाम भी करवाया था, जिसमें क्रिकेट वगैरह ये सब चीज़ थे। मेरे खेल में जी न लगता था। अनिवार्य होने के पहले मैं व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल में कभी न जाता था। अनजाने में मेरे झेपुपन भी एक कारण था। अब मैं देखता हूँ कि व्यायाम की ये मेरी अरुचि भूल थी। उस समय पर मेरे विचार कुछ इस प्रकार गलत थे कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। पहले जब वो छोटी क्लास में थे तो वो कभी खेलने वेलने नहीं जाया करते थे, व्यायाम भी नहीं किया करते थे, लेकिन इस चीज़ से उनको थोड़ी झेप भी थी। लेकिन उनका ये सोचना गलत था कि शिक्षा से व्यायाम का कोई मकसद नहीं है, कोई संबंध नहीं है। पीछे जाकर मैंने समझा कि ये व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्यालय में उतना ही स्थान देना चाहिए जितना कि मानसिक शिक्षा पर। उनका मानना ये था कि पढ़ाई में हमें व्यायाम का भी इतना ही
मतलब इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितना कि मानसिक शिक्षा को देते हैं। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे कोई नुकसान ना हुआ। वो क्या कहना चाहते हैं कि कसरत में उन्हें ना जाने से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। उन्होंने किताबों में क्या पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। ये मुझे पसंद आया और तभी मैं घूमना अच्छा लगने के कारण घूमने जाने की मुझे आदत पड़ गई। ये उन्हें पसंद आया था और उन्हें इसी बात से घूमने जाने की आदत पड़ गई थी, जो उनको अब तक थी। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया। मतलब घूमना भी एक अच्छा एक व्यायाम ही है, मतलब एक कसरत करना ही है, और जो जिससे वो घूमने जाते थे तो उनका शरीर बहुत अच्छा हो गया। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत वे घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाते। उनका क्या था दूसरा कि वो अपने पिताजी की सेवा करते। स्कूल बंद होता था तो वो सीधे अपने घर पहुंच जाते थे और अपने फादर की क्या करते थे, सेवा करने लगते थे। जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तब इस सेवा में विघ्न उपस्थित होने लगा। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम में मुक्त मिलनी चाहिए, परंतु गिमी साहब क्यों कर मुक्त देने लगे। तो उनको क्या हुआ, जब वो व्यायाम करने लगे तो वो अपने फादर की सेवा नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनको लगा कि व्यायाम में कुछ छूट मिलनी चाहिए जिससे मैं अपने फादर की सेवा कर सकूं। लेकिन उनके जो हेडमास्टर थे वो क्यों उनको इस चीज़ के लिए मुक्ति देते। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे व्यायाम में जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल छा रहे थे। एक दिन शनिवार का दिन था। उनको सुबह में स्कूल जाना था। शाम में 4 बजे उनका व्यायाम का टाइम था। उनके पास घड़ी भी नहीं थी और आकाश में बादल हो रहे थे। इस कारण समय का पता ना चल सका और उनको इसलिए समय का पता नहीं चल सका। बादलों से मुझे धोखा हुआ, बादलों से उन्हें धोखा मिला। जब तक व्यायाम के लिए पहुंचा सब लोग चले गए थे और जब तक वो वहाँ पर पहुँचे तो सब लोग वहाँ से जा चुके थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाज़िरी देखी तो मुझे गैर हाज़िर पाया और जब उन्हें दूसरे दिन अटेंडेंस देखी तो वो उन्हें जो है एब्सेंट पाया। मुझे कारण पूछा, कारण तो जो था वही मैंने बताया। उनसे उसका वो कारण पूछा तो उन्होंने वही जो उनका कारण था वो बताया। उन्होंने उसे सच न माना और मुझे 1 या 2 आना पैसे ठीक से याद नहीं कितने जुर्माना किया। मतलब उनको ठीक से याद नहीं है उन्हें कितने पैसे का जुर्माना किया था, 1 या 2 पैसे का। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ कि उन्हें झूठा समझा गया। मैं ये कैसे सिद्ध करता कि मैंने झूठ नहीं बोला। वो कैसे इस चीज़ को बताते कि उन्होंने झूठ नहीं बोला। पर कोई उपाय ना सूझ रहा था। उन्हें कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। मन महसूस कर रह जाना पड़ा। मैं रोया और तय किया कि सच बोलने वाले असावधान भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में मेरी वह पहली और आखिरी भूल थी। मुझे कुछ स्मरण है कि मैं अंत में वह जुर्माना माफ़ कर दिया गया था। मतलब उनको कुछ थोड़ा बहुत याद है कि उनका जो जुर्माना था वो लास्ट में माफ़ कर दिया गया था। कुछ दिन बाद व्यायाम से छुट्टी मिली। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर साहब को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूँ, तब जाकर उसे छुटकारा मिला। उसके जो फादर की वो थी लेटर था वो उनके हेडमास्टर को मिला कि स्कूल के बाद वो उसे जो है अपने पास बुलाना चाहते हैं। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत न करने की भूल के लिए शायद सज़ा न भोगनी पड़ी हो, परंतु एक भूल की सज़ा है मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुल्लेख होना आवश्यक नहीं, ये कबूदित मेरे मन में जाने कहाँ से आ गई, जो ठेठ वेलत जाने की राह है। ख़ासकर दक्षिण अफ्रीका में ये वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका में जन्म और पढ़े लिखे युवकों के मोती की तरह है। अक्षर देखो तब तो मैं बहुत जलाया और पछताया। मैंने देखा कि लेख का ख़राब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। उनको क्या लगा कि लेख का ख़राब जो होता है वो अधूरी शिक्षा की कहानी होती है। मैंने पीछे अपना लेख सुधारने की कोशिश की, परंतु पके घड़े पर मिट्टी कब चढ़ सकती है। उन्होंने अपनी लेखनी की प्रैक्टिस दोबारा शुरू करी, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जैसे पके घड़े पर मिट्टी कब रुकती है ऐसे ही उनके साथ हुआ। जिस बात की
अवहेलना मैंने बचपन में की, उसे फिर मैं आज तक ना सुधार सका। हर एक नवयुवक और युविता मेरे उदाहरण को देखे और चेत जाएं कि सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। मतलब क्या है, उन्होंने इस चीज़ की गलती जो बचपन में की थी वो कभी वो सुधार नहीं पाए। इस चीज़ के लिए उन्होंने कहा है कि हर कोई मेरा उदाहरण देखे और सुलेख शिक्षा को आवश्यक अंग दें। लेखक सुधारने के लिए आलेखना कला आवश्यक है। मैं तो अपनी ये राय बता रहा हूँ कि बच्चों को आलेखन कला सीखनी चाहिए। ठीक है, वो क्या बता रहे हैं कि बच्चों को तो आलेखन कला सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखते हैं, उसी आसानी से पहचान लेते हैं, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचान लेता है। और जब आलेखन कला सीखकर चित्र इत्यादि बनाना सीख जाते हैं, तब यदि अक्षर लिखना सीखें तो उसे अक्षर सुंदर हो जाएंगे। जैसे बचपन में लोग चिड़िया वगैरह ये सब देखकर याद करते हैं, ऐसे ही उन्होंने कहा है कि अक्षर को याद कर लेना चाहिए, जिससे हम लोग अच्छी तरह लिखना सीख जाएं और जब हमें सब याद होगा तो हम अच्छा लिखना सीख जाएंगे। संस्कृत मुझे रेखागणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ती थी। रेखागणित में तो रटने की कोई बात न थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था। ये विषय भी चौथा कक्ष से शुरू हुआ था। छठी कक्षा में जाकर तो मेरा दिल बैठ गया। संस्कृति शिक्षक बड़े सरल थे। विद्यार्थियों को बहुतेरा पढ़ा देने का लोभ उन्हें रहता था। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रसिद्धि रहती। फारसी में मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थियों आपस में बातें करते। देखिए, संस्कृत और रेखागणित के बारे में उन्होंने बताया है कि दोनों मुश्किल थी। रेखागणित में कोई चीज़ रटने के लिए नहीं होती थी, संस्कृत में तो होती भी थी। संस्कृत के जो उनके मौलवी थे वो थोड़े नरम दिल के थे और बातचीत भी कर लिया करते थे। कि फ़ारसी बड़ी सरल है और मौलवी साहब भी भले आदमी थे। कि उन्होंने क्या बोला कि फ़ारसी बहुत सरल थी और मौलवी साहब जो थे वो बहुत भले आदमी थे। विद्यार्थी जितना याद कर लेते वे उतने पर ही निभा लेते हैं। सरल होने की बात से मैं ललचाया और एक दिन फ़ारसी के दर्जे में जा बैठा। देखिए, फ़ारसी क्या हुआ, जब उन्हें पता चला कि मौलवी साहब फ़ारसी के जो है बहुत सरल हैं, ठीक है, जितना विद्यार्थी याद करते हैं वो उतने में ही सुन लेते हैं, तो उन्होंने ये इस चीज़ को सुनकर बहुत ललचाया और फ़ारसी के दर्जे में मतलब क्लास में जाकर बैठ गए। संस्कृत शिक्षक को इससे दुख हुआ। जो संस्कृत के वो थे उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने बुलाया और कहा, ये तो सोचो तुम किसके लड़के हो, धर्म की भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते, तुमको जो कठिनाइयाँ हों सो मुझे बताओ। मैं संसद विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो इसमें रस की घूंटें मिलेंगी। देखिए, उन्होंने क्या बोला कि तुम किसके बेटे हो ये तो सोचो, और मैं तुम्हें, अगर तुम्हें कोई संस्कृत पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी कठिनाई हो रही है, तो तुम मुझे बताओ, मैं उस चीज़ को तुम्हें बताऊंगा और इसमें आगे चलकर क्या मिलेंगी, रस की घूंटें मिलेंगी। तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए, तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। उन्होंने बोला कि तुमको निराश नहीं होना चाहिए, तुम आकर मेरी कक्षा में बैठो। मैं शर्मिंदा हुआ, शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा मास्टर कृष्णशंकर की उपकार मानती है। क्या है वो, उसके बाद अपने उससे शर्मिंदा हुए और दोबारा संस्कृत क्लास में जाकर बैठने लगे। क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उनसे उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी ना पढ़ी होती तो मैं संस्कृत शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वह ना ले पाता। उन्होंने क्या बोला, उनके जो मास्टर थे कृष्णशंकर, उनका उपकार मानते हैं। वो जितनी संस्कृत उन्होंने उनसे सीखी थी वो उसका आनंद आज भी ले रहे हैं, वह ना ले पाता। बल्कि मुझे इस बात का पश्चाताप रहता कि मैं संस्कृत अधिक न पढ़ सका, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना नहीं रहना चाहिए। उन्हें क्या इस चीज़ का पछतावा होता कि किसी भी बालक को संस्कृत का आधा अध्ययन करके नहीं रहना चाहिए। अब तो मैं ये मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा में मातृभाषा के उत्तरण राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी भी के लिए भी स्थान होना चाहिए। वो क्या मानते हैं, अब राष्ट्रभाषा में हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाना नहीं चाहिए। ये विधिपूर्वक भाषाएं पढ़ाई जाएं और सब विषयों में का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा करने का बोझ हम पर ना हो, तो ये भाषाएं भरना मालूम होंगी।
देखिए उनको क्या हुआ, वो क्या बोल रहे हैं कि इनको इन सारे भाषाओं को लेकर कोई भी ना डरे। जितनी हम लोग अंग्रेज़ी में भाषाएं पढ़ रहे हैं, अगर उनको एक ही उसमें कर दिया जाए तो वो ये सारी जो हैं हमें भारी नहीं मालूम पड़ेंगी, बल्कि इनमें बड़ा रस आने लगेगा, बहुत मज़ा आने लगेगा। मतलब फिर भी जो एक भाषा विधिपूर्वक सीख लेता है उसे दूसरे भाषाओं का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। सच पूछिए तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यही उर्दू, फ़ारसी और अरबी के लिए है। देखिए ये हमें हिंदी, गुजराती और संस्कृत को एक ही भाषा माननी चाहिए, और उर्दू का भी यही है, उर्दू, फ़ारसी और अरबी को भी एक ही मानना चाहिए। मैंने 6-7 साल की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया। मतलब 6-7 साल की उम्र से उन्होंने 16 वर्ष तक विद्या का अध्ययन करा, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा न मिली। जो चीज़ शिक्षकों के पास से सहज ही मिलनी चाहिए थी वह ना मिली। फिर भी वातावरण से कुछ न कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी। ये धर्म का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। धर्म से मेरी अभिप्राय आत्मज्ञान से है। मैं अच्छी तरह से इस बात का अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पड़े शुभ अशुभ संस्कार गहरे हो जाते हैं, और इसलिए ये बात अब मुझे बहुत खल रही है कि लड़कपन में कितनी ही अच्छी ग्रंथों का श्रवण पाठन ना हो सका। मतलब उनका वो क्या कह रहे हैं कि बचपन में जो भी इंसान को अच्छी या बुरी शिक्षा मिलती है वो उनकी हमेशा रहती है, और बचपन में लड़कपन की वजह से हमें अपनी शिक्षा को जो है ख़राब नहीं करना चाहिए। तो ये आप लोग का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब देख लीजिए इसके वर्ड मीनिंग्स जो है आप लोग अपनी बुक में से ही लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 जो है होमवर्क है, क्योंकि चैप्टर आप लोग दोबारा रीड कर लीजिएगा या आप लोग समझ चुके हैं तो इसको खुद सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों आप लोग के होमवर्क है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लोग को दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने बोला था कि सारी एक्सरसाइज आप लोग को खुद करनी है, क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को कराऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का क्या है, व्यायाम के विषय में गांधी जी के विचार स्पष्ट कीजिए। तो ये पेज नंबर आपको 20 और 21 पे मिलेगा। यहाँ पर आप लोग पहले डालिए पेज 20 और 21। अब पेज नंबर 20 ओपन करिए सभी बच्चे मेरे साथ। देखिए पेज नंबर 20 पे लास्ट लाइन से आप लोग काउंट करना शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आप लोग की 8 लाइन पर देखिए लिखा हुआ है व्यायाम। यहाँ से आप लोग को लिखना शुरू करना है। व्यायाम की ये मेरी अरुचि भूल थी। उस समय पर मेरे विचार कुछ इस प्रकार गलत थे कि व्यायाम की शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। पीछे जाकर मैंने समझा कि व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्यान में उतना ही स्थान, ठीक है। अब फिर 21 पेज पर आ जाइए। देना चाहिए जितना कि मानसिक शिक्षा। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। ये आप लोग यहाँ तक वो कर लीजिए आंसर नंबर 1। ये आप लोग का हो गया आंसर 1। यहाँ से शुरू है आप लोग का आंसर 1, व्यायाम से लेकर और हुआ तक लिखेंगे, ठीक। क्वेश्चन पेज नंबर 20 और 21 पर है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से शुरू हुआ, दोबारा आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। व्यायाम की ये मेरी अरुचि भूल थी। उस समय पर विचार कुछ इस प्रकार गलत थे कि व्यायाम की शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। पीछे जाकर मैंने समझा कि व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्यान में उतना ही स्थान देना चाहिए जितना कि मानसिक शिक्षा पर, ठीक है, मानसिक शिक्षा का। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में जाने से मुझे कोई नुकसान ना हुआ, ठीक है। ये आप लोग इतना आंसर नंबर 1 कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर 2 ओपन करते हैं। गांधी जी ने सुलेख के बारे में क्या कहा। तो आप लोग पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे गांधी जी ने सुलेख के बारे में कहा है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, क्या क्या नहीं लिखेंगे, सिर्फ कहा है। अब कौन से पे है आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 आप लोग को मिलेगा पेज नंबर 21 पर,
तो आप लोग यहाँ पर डालिए पेज नंबर 21। पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे, देखिए दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन में से लिखेंगे गांधी जी ने सुलेख के बारे में कहा है। क्या क्या नहीं लिखना है, गांधी जी ने सुलेख के बारे में कहा है। अब पेज नंबर 21 पर आ जाइए। पेज नंबर 21 पर देखिए, यह आप लोग का पैराग्राफ दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पैराग्राफ। तो ये लिखा हुआ है व्यायाम की जगह, इसकी सेकंड लाइन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग का, पढ़ाई में सुलेख होना आवश्यक नहीं। ये कबूदित मेरे मन में जाने कहाँ से आ गया, जो ठेठ वेला जाने तक रही। खासकर दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ वकीलों और दक्षिणों अफ्रीका में जन्मों पर पढ़े लिखे युवकों की मोती की तरह अक्षर देखे, तब तो मैं बहुत लजाया और पछताया। मैंने देखा कि लेख का ख़राब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। मैंने पीछे अपने लेख सुधारने की कोशिश की, परंतु पके घड़े पर मिट्टी कब चढ़ सकती है। जिस बात की अवहेलना मैंने बचपन में की, उसे फिर भी आज तक न सुधार सका। हर एक नवयुवक और युवती उदाहरण को देखें और चेत जाएं कि सुलेख शिक्षा के आवश्यक अंग है। ये पूरा पैराग्राफ आप लोग को लिखना है आंसर 2 में। कहाँ तक लिखना है, पूरा पैराग्राफ लिखना है, पढ़ाई से लिखना शुरू करना है। ये आपका आंसर 2 है और लास्ट लाइन तक लिखना है। जितना मैंने अंडरलाइन किया है देख लीजिए, ये आप लोग का आंसर 2 है। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, आवश्यक अंग है। ये आंसर आप लोग का कौन सा है, आंसर 2 है। सेकंड लाइन से लिखेंगे, ये देखिए पढ़ाई में सुलेख होना आवश्यक होना है, ये आप लोग का आंसर 2 स्टार्ट हुआ है। लास्ट लाइन देखिए शिक्षा का आवश्यक अंग है, यहाँ तक आप लोग को आंसर 2 लिखना है। जितना मैंने अंडरलाइन किया है ये सब आप लोग का आंसर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शनिवार के दिन गांधी जी के साथ क्या हुआ। ये भी आप लोग को पेज नंबर 21 पे मिलेगा। ठीक है, अब ओपन करिए। मैंने अभी आप लोग को बताया था, ये लिखा देखिए, एक शनिवार को सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे व्यायाम में जाना था, मेरे पास घड़ी न थी। अवश्य आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता न चल सका। बादलों से मुझे धोखा हुआ। जब तक व्यायाम के लिए पहुंचा सब लोग जा चुके थे। यहाँ तक आंसर आप लोग का 3 हो जाएगा। ये क्या है, आप लोग का आंसर 3 है, या मैंने डाल दिया यहाँ पर आंसर 3। आप लोग का आंसर 3 यहाँ कंप्लीट हो गया है। कहाँ से शुरू है, एक शनिवार को सुबह स्कूल था, शाम को 4 बजे व्यायाम में जाना था, मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता न चल सका। बादलों से मुझे धोखा हुआ। जब तक व्यायाम के लिए पहुंचा सब लोग जा चुके थे। ये आप लोग का क्या है, ये आप लोग का आंसर 3 हो गया। अब हम लोग का क्या बचा है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 बचा है। तो क्वेश्चन 4 को देखते हैं पहले क्या है। क्वेश्चन 4 है आप लोग का, गांधी जी ने संस्कृत और रेखा गणित में क्या अंतर्दृष्टि किया है। ये भी आप लोग को पेज नंबर 21 पे मिलेगा। लेकिन पहले हमें ये क्वेश्चन में से लिखना है। क्या लिखना है, गांधी जी ने संस्कृत और रेखा गणित में अंतर्दृष्टि किया है। क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, लिखेंगे किया। क्या लिखना है, क्या। ठीक है, तो क्या कैसे लिखा जाएगा बताती हूँ मैं आपको। ये गलत लिखा हुआ है, सही बता रही हूँ मैं आप लोग। तो देखिए कैसे लिखेंगे, आधा का और या में आका डंडा। ठीक है, अब पेज नंबर, पहले क्वेश्चन में से लिखना है, गांधी जी ने संस्कृत और रेखा गणित में अंतर्दृष्टि क्या है। की लिख लीजिए, क्या की जगह यहाँ पर कि। अब पेज नंबर 21 ओपन किया, लास्ट पैराग्राफ देखिए कि संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखा गणित में तो रटने की कोई बात न थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि में सब रटना था। ठीक है, यह आप लोग को इतना लिखना है आंसर 4 में। यहाँ तक आप लोग का हो गया आंसर 4। लास्ट पैराग्राफ देखिए, इतनी लाइन पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे। क्वेश्चन में से क्या लिखना है फिर देख लीजिए एक बार सभी। गांधी जी ने संस्कृत
और रेखा गणित में अंतर्दृष्टि किया है कि संस्कृत और रेखा गणित से मुझे अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखा गणित में तो रटने की कोई बात न थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था। ठीक है, यह आप लोग का आंसर 4 हो गया। आंसर 1 2 3 4 मैंने आप लोग को करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 यह आप लोग का क्या है, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ आप लोग को कॉपी में करना है, मतलब क्वेश्चन आंसर आप लोग को कॉपी में करना है। क्वेश्चन 1 आप लोग को 20 और 21 पेज पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पहले क्वेश्चन में से लिखना है, फिर पेज नंबर 21 पे है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को पेज नंबर 21 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पहले क्वेश्चन में से लिखना है, फिर पेज नंबर 21 पर मिल जाएगा आप लोग को। ये आप लोग का चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जब तक आप लोग इसका वर्क कंप्लीट करिए और चैप्टर को अच्छे से रीड रखिए। ओके, थैंक यू।